के साबिक़ वज़ीर आला और उनके ख़ानदान से मुतल्लिका उसका चलान स्पेशल जज लाहौर सेंट्रल के सामने पेश कर दिया गया। ये अभी पूरा हतमी चलान नहीं है क्योंकि कुछ मुल्ज़मान इसमें आपको पता है वो मफरूर हैं, जिसमें से एक प्रिंसिपल अक्यूज़ सलमान शहबाज मुल्क से बाहर है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इश्तिहारी है और उसकी हद तक और बाकी कुछ तफ्तीश अभी मुकम्मल मज़ीद जारी है, तो एडिशनल चलान भी दाखिल किया जा सकता है। लेकिन प्रिलिमिनरी इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें प्रोसिक्यूशन शुरू हो सकती है वो चलान दाखिल कर दिया गया है अदालत के हुक्म के मुताबिक। अब इस चलान में जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी हैरानकुन हैं और बड़ी गौर तलब हैं। हैरानकुन इसलिए हैं कि आपको पता चलता है कि किस तरह से स्टेट इंस्टीट्यूशंस का कैप्चर करके हाई पॉलिटिकल ऑफिसेस के अंदर बैठे हुए लोगों ने वो जराइम किए जिनकी पादाश में आज पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में है। और चूँकि वो हाई पॉलिटिकल ऑफिसेस में थे तो जो कानून के मुताबिक चेक्स थे, कंट्रोल्स थे, रेगुलेटर्स के कंट्रोल थे, वो नाकारा बना दिए गए। और इस चलान के अंदर जो हकाइक हैं, ये कोई 60 प्लस आई थिंक 64-67 पेजेस का चलान है जो दाखिल किया गया है और इसके साथ शवाहिद के 7 वॉल्यूम्स हैं। 4000 से ज़ायद, अगर मैं गलत नहीं तो 4300 डॉक्यूमेंट्स हैं एविडेंस के, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के, जो कि दस्तावेजी सबूत के तो साथ लगाए गए हैं और 100 से ज़्यादा इसके अंदर विटनेसेस हैं जिनकी गवाही इम्पॉर्टेंट भी है और रेलेवेंट भी है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग केस, इसको नंबर 2 कहेंगे। पहला तो इनका नैब के अंदर केस दाखिल हुआ, नैब ने अपनी तहकीकात की, वो एक अलग मैटर था। उसके अंदर भी शहबाज शरीफ साहब मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब पाए गए और इस केस के अंदर भी जो तफ्तीश मुकम्मल की गई है उसमें भी शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब पाए गए बल्कि वो FIA के चलान के मुताबिक इस ग्रोह के सरगना भी हैं और मास्टरमाइंड भी हैं। और उन्होंने इनकी जो ये मास्टरमाइंड होने का है उसके पीछे इनकी माजी की मिसाल भी एक चलान के अंदर कोट की है। आप में से जो पुराने लोग कवर करते रहे हैं केसेस को, जो इनका हुदैबिया पेपर मिल का केस था उसमें जो मोडस ऑपरेंडाई अपनाया गया था, जो तरीका वारदात अपनाया गया था, एग्जैक्टली वही तरीका बेनामी अकाउंट्स के अंदर इसमें भी नज़र आता है कि दूसरों के डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके उसमें शहबाज शरीफ साहब ने आज भी वो जो एफिडेविट है वो किसी लीगल फोरम के ऊपर इसहाक डार साहब ने जो दिया था वो आज तक उसको उन्होंने लीगल फोरम के ऊपर रिबट नहीं किया। और हुदैबिया पेपर मिल में आप जानते हैं तकनीकी बुनियाद के ऊपर इनका केस ख़त्म हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, मेरिट के ऊपर नहीं हुआ था। उसमें दिए गए एफिडेविट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने एक बहरैनी खातून सदीका सईदा का पासपोर्ट दिया था इसहाक डार को और फिर इसहाक डार ने उसके नाम के ऊपर बेनामी अकाउंट खुलवाया था। इस केस के अंदर भी कुछ ऐसी ही तफसीलात हैं। तो मैं कुछ तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ। आपको पूरी प्रेस ब्रीफी मैंने दे दिया है जिसके अंदर ये तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। इस चलान के मुताबिक शहबाज शरीफ जो चीफ़ मिनिस्टर रहे 2008 से लेकर 18 तक, उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज और सुलेमान शहबाज और दीगर मुल्ज़मान के साथ ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब पाए गए। 16 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इन्होंने तकरीबन 28 खुफिया बेनामी अकाउंट्स के थ्रू की। 28 अकाउंट्स के थ्रू 16 अरब से ज़्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की। और इस अकाउंट्स के अंदर जो पैसे वसूल किए वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन के ज़ुमन में भी आते हैं, करप्शन के ज़ुमन में भी आते हैं और वो मनी लॉन्ड्रिंग भी है। जो 28 अकाउंट्स थे ये तमाम जो ऑपरेट हुए खुले, ये सन 2008 से लेके 2018 तक के थे। ये तकरीबन वही अरसा बनता है जिस अरसे में शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे। अब ये जो 28 अकाउंट्स हैं, बेनामी अकाउंट्स हैं, ये तमाम अकाउंट्स रमज़ान शुगर मिल के
जो छोटे मुलाजमीन हैं उनके नामों पे खुलवाए गए। और ये बड़ा रेलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि जब किसी शख्स के नाम, अगर आप जाके बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो आपको अकाउंट खोलने के लिए अपनी सैलरी स्लिप देनी पड़ती है, सैलरी सर्टिफिकेट देना पड़ता है, अपने प्रोफेशन का बताना पड़ता है। बैंकिंग एक रजीम है, नो योर कस्टमर, जिसके तहत मैनेजर की ड्यूटी है और उनके कंप्लायंस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है कि जो क्लाइंट जिसका अकाउंट है वो ये देखा जाए कि उसकी माहाना आमदन कितनी है, उसका सोर्स ऑफ इनकम कितना है, और उसके मुताबिक वो अकाउंट ऑपरेट होता है। और उस अकाउंट में जब कोई भी इर्रेगुलर एक्टिविटी, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा आना शुरू हो, तो उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिपोर्ट करने की। तो ये जो लो इनकम के मुलाजमीन हैं, इनके सैलरी सर्टिफिकेट्स भी साथ लगे हुए हैं। रमज़ान शुगर मिल ही इनके अकाउंट्स खुलवा रहा है, और वो तमाम जो लोग हैं वो तकरीबन 5,500 रुपये से लेके कोई 30,000 रुपये तक की मुलाजमत कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के अकाउंट में अरबों रुपए ट्रांजैक्ट हो रहे हैं। इसमें जो FIA की टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें तकरीबन इन 28 अकाउंट्स के अंदर 17,000 ट्रांजैक्शंस हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन की गई है। और यही वजह है कि ये चलान मुकम्मल करने में तकरीबन 1 साल के करीब अरसा लगा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बैंक्स थे, ब्रांचेस थी। कुछ बैंक्स ब्रांचें लाहौर की थी, कुछ चिन्योट की थी जहाँ पे रमज़ान शुगर मिल है, और वहाँ पे जो 17,000 ट्रांजैक्शंस इसमें रेलेवेंट हैं उनको देखा गया है, परखा गया है। उसमें पैसे जमा कराने वाले, उन सब को भी इन्वेस्टिगेट किया गया है। और एक बड़ी अहम बात यहाँ पे करना ज़रूरी है कि शरीफ ख़ानदान ने FIA की इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो कोई ताउन नहीं किया और कोई खातिर खा जवाब भी नहीं दिया, लेकिन मीडिया में जो वो या उनके तर्जुमान बात करते हैं वो कहते हैं जी ये शुगर के कारोबार से मुतल्लिक़ चीज़ें थी। ये जितनी इस वक्त चलान के अंदर ट्रांजैक्शंस शो की गई हैं 16 अरब की, इनमें से एक का भी ताल्लुक़ शुगर के कारोबार से नहीं है। क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा आगे मिसाल देके कि कौन कौन लोग थे जिनके नामों पे पैसे भी जमा हुए, वो किस तरह से शुगर के कारोबार से उनका ताल्लुक़ हो सकता है। इवन अगर शुगर के कारोबार से भी ताल्लुक़ होता तो बेनामी अकाउंट खोलना एक जुर्म है, लेकिन हम ये भी इनको डिस्काउंट देने को तैयार हैं कि चलें शायद चीनी के कारोबार में आपने कोई अंडर इन्वाइसिंग की या आउट ऑफ द बुक्स आपने कुछ चीनी बनाई और की, ये वो भी नहीं है। और यहाँ शवाहिद हैं कि इन अकाउंट्स के अंदर किकबैक्स और कमीशन भी वसूल किए गए हैं। अब उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा। एक इसके अंदर गुलजार अहमद ख़ान, जो कि चपड़ासी था, PN था रमज़ान शुगर मिल में, उसके अकाउंट के अंदर, अब इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अकाउंट के अंदर एक चेक जमा होता है 5 मिलियन का। वो चेक आता है औरंगज़ेब भट्ट नामी शख्स के नाम से, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वो कनेक्शन है जो शहबाज शरीफ का डायरेक्ट कनेक्शन है। जब प्रोसिक्यूशन ये कहती है और चलान ये कहता है कि इस ग्रोह का जो सरगना था, जो सरबराह था, वो शहबाज शरीफ था, ये उसका एक सबूत है। दीगर सबूतों के अलावा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सबूत है जो कनेक्ट करता है शहबाज शरीफ को इस प्रोसीड ऑफ क्राइम के साथ। जो औरंगज़ेब भट्ट साहब हैं, ये 5 मिलियन इनके अकाउंट से अकाउंट टू अकाउंट गुलजार अहमद ख़ान के अकाउंट में आता है, जो कि PN है। इस अकाउंट में टोटल जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 1 अरब रुपये से ज़ायद की हुई है। गुलजार अहमद की अपनी तनख्वाह शायद 10-12 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं है। उस चेक आने के बाद टोटल वैसे गुलजार अहमद ने 10 मिलियन अदा किए, बाकी के जो 5 मिलियन हैं वो दूसरे 2 बेनामी अकाउंट्स में जमा कराए जो कि नैब के रेफरेंस का हिस्सा है। लेकिन 5 मिलियन जहाँ जमा कराए जाते हैं 2013 और 14 में, उसके बाद इन्हीं औरंगज़ेब भट्ट साहब को गुजरात की ब्यूटिफिकेशन एक कमेटी बनाई जाती है, उसका सरबराह बना दिया जाता है। उसका नोटिफिकेशन PSO टू CM जो हैं चीफ मिनिस्टर उस वक़्त के शहबाज शरीफ, उनके जो PSO बड़े मशहूर शख्स हैं, आप उनको जानते हैं, अता तारड़ साहब, उनके नाम से वो लेटर जाता है और उसकी कंपोजिशन में इनको सरबराह बना दिया जाता है और तमाम जो TMA है गुजरात का और DC है उनको इनके मातहत किया जाता है और वो इनको अपॉइंट किया जाता है। और मैं देख रहा था कल आप में से शायद किसी चैनल ने औरंगज़ेब भट्ट साहब का इंटरव्यू भी किया है, वो मेरे पास पहुंचा और बड़ा अच्छा है क्योंकि FIA से तो तावन नहीं कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी है तो वो प्री अरेस्ट बेल पे हैं।
लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर औरंगज़ेब भट्ट खुद एडमिट कर चुका है, उसका एडमिशन मौजूद है, उसके पास कोई जवाब ही नहीं है इस चीज़ का कि ये पैसे उसने, और वो मान रहा है, वो कन्फेस कर रहा है, वो इनकारी भी नहीं है कि या क्योंकि मेरा चेक चोरी हो गया था, वो कहता है जी मैंने पार्टी फंड में पैसे दिए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने शहबाज शरीफ को पार्टी फंड में पैसे दिए हैं तो वो गुलजार अहमद खान के अकाउंट में कैसे चले जाते हैं? और गुलजार अहमद खान के अकाउंट में दो बड़ी मज़ेदार चीज़ें और हैं। एक चीज़ तो ये है कि गुलजार अहमद के अकाउंट में से जो शख्स ये पैसे विड्रॉ करता है उसका नाम है मसरूर अनवर। मसरूर अनवर इस केस में भी मुलज़म है और नैब के केस के अंदर भी मुलज़म है। मसरूर अनवर इनके पर्सनल कैशियर के तौर पे मुलाजिम भी है, उसका सबूत भी मौजूद है। और मसरूर अनवर पैसे यहाँ से कैश निकलवाता है और कैश पैसे ही शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में जमा कराता है और हमज़ा शहबाज के अकाउंट में जमा कराता है। तो ये वो लिंक है सीधा सीधा ग्रेटिफिकेशन का कि आपको कोई भी पार्टी के अंदर भी ओहदा दिया जाता है तो जो पार्टी फंड के नाम पे पैसे लिए जाते हैं वो भी इन अकाउंटों में जाते हैं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट गुलजार अहमद खान के अकाउंट के बारे में, गुलजार अहमद खान 2015 में फोत हो जाता है, उसके बाद भी गुलजार अहमद खान का अकाउंट चलता रहता है और यही मसरूर अनवर वहाँ से कैश विड्रॉ भी करता है। ये अकाउंट 2017-18 तक ऑपरेटिव रहता है और कोई बैंक, कोई रेगुलेटर सवाल क्यों नहीं पूछता? इंस्टीट्यूशनल कैप्चर, जो काम सिंध में हो रहा था, आपको जो फेक अकाउंट्स का सिंध का याद है, वही काम यहाँ पंजाब के अंदर हो रहा था। सिर्फ मसला ये था कि उस बेचारे की रिप्यूट बहुत बुरी थी तो उसको तो सारे पहले बुरा समझते थे। ये जो हमारा खादमे आला था ये तकरीबन पता नहीं कौन सा आला निकला है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला आला निकला है। उसके बाद आगे चलते हैं, गुलजार अहमद खान की जो सैलरी थी वो 12,000 रुपये महाना थी, उसका सर्टिफिकेट लगा हुआ है साथ बैंक अकाउंट का खोलने के लिए। अब जो जिन लोगों के नाम पे अकाउंट्स खोले गए हैं उनकी ज़रा आप देख लीजिए कि ये जो हम कहते हैं बेनामी अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। मलिक मकसूद ये पीएन है रमज़ान शुगर मिल में और शरीफ ग्रुप में, 25,000 रुपया इसकी सालाना तनख्वाह है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ लगी हुई है। लेकिन इसके 7 अकाउंट्स हैं जो कि 2015 से लेके 2018 तक ऑपरेट होते हैं और उसमें 3.7 अरब रुपए की इसके अंदर ट्रांजैक्शन होती है। पैसे जमा कराए जाते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के चेकों से, कैशों से, और वहाँ से विड्रॉ होते हैं। अगला है असलम कैशियर है शरीफ ग्रुप में, रमज़ान शुगर मिल में 10,000 रुपये माहाना इसकी आमदन है, जो इसकी सैलरी है। 2 अकाउंट्स इसके नाम पे खोले गए जिनमें 1.7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तीसरा है क्लर्क है रमज़ान शुगर मिल में अज़हर अब्बास, 9,000 रुपया माहाना 2001 में एम्प्लॉई होता है रमज़ान शुगर मिल में, और उसके साथ ही इसके 2 अकाउंट्स खोल लिए जाते हैं जिसमें 1.6 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। गुलाम शब्बर कुरैशी है, स्टोर कीपर है शरीफ ग्रुप रमज़ान शुगर मिल में, 10,600 रुपया 2012 में इसकी सैलरी है और 2017 तक इसके नाम के ऊपर 2 अकाउंट्स ऑपरेट होते हैं 1.5 अरब रुपए के। इसी तरह से खिज़र हयात नज़र है, ये असिस्टेंट है शरीफ ग्रुप में रमज़ान शुगर ग्रुप में, 21,500 रुपया इसकी तनख्वाह है और 1.4 अरब रुपया इसके अकाउंट में आता है। गुलजार अहमद खान जो मैंने बताया जो फोत भी हो गया शख्स, 12,800 रुपया इसकी सैलरी है, 2012 में ये एम्प्लॉई होता है इनके पास, और 1.2 मिलियन अरब 1.2 अरब रुपये इसके अकाउंट में आते हैं। इकरार हुसैन है, 13,000 रुपये मुलाजिम है चिन्योट पावर लिमिटेड में क्लर्क के तौर पे, इसके नाम पे भी 2 अकाउंट और 1.1 अरब रुपये। मोहम्मद अनवर ये असिस्टेंट है, ये दूसरे मसरूर अनवर से अलग है, इसका नाम मोहम्मद अनवर है, ये असिस्टेंट है, 15,000 रुपये इसकी तनख्वाह है और 883 मिलियन यानी कि 88 करोड़ रुपया इसके ट्रांजैक्ट होता है अकाउंट में। यासीन है, गो डाउन क्लर्क के साथ उधर है, मुलाजिम है, 31,000 रुपया इसकी तनख्वाह है और इसके अकाउंट में 71 करोड़ रुपये आता है। इसी तरह से तोकीरुद्दीन असलम है, ये हेड ऑफिस 55 के मॉडल टाउन में शरीफ ग्रुप में मुलाजिम है, 21,000 रुपया तनख्वाह है, 3 अकाउंट्स ऑपरेट होते हैं 48 करोड़ रुपये के। ज़फ़र इकबाल अंजुम असिस्टेंट है शरीफ ग्रुप में रमज़ान शुगर ग्रुप में, 14,000 रुपये में मुलाजिम है, 1 अकाउंट में 52 करोड़ रुपये आते हैं। तनवीरुल हक डेटा एंट्री ऑपरेटर है शरीफ ग्रुप में, 15,000 रुपये मुलाजिम है,
51 अरब रुपए आते हैं। काशिफ मजीद जो है ये रमज़ान शुगर में आईटी क्लर्क है, 20,000 रुपया इसकी तनख्वाह है और 36 करोड़ रुपया इसके अकाउंट में आता है। और मसरूर अनवर जो कि पर्सनल कैशियर है और वही सारी कैश निकालता था, लेकिन उसके नाम पे भी एक अकाउंट खुलवा लिया जाता है और उसमें 23 करोड़ रुपया ट्रांजैक्ट किया जाता है। तो ये वो लोग थे और ये तमाम ड्यूरिंग तफ्तीश इन लोगों ने इकरार किया है कि हमारे नामों पर जब हम मुलाजमत करते थे हमारे नामों पे अकाउंट खोले गए और वो अकाउंट खोलने के बाद तमाम जो चेक बुक्स थी, सब चीज़ें थी, वो हमसे ले ली गई और ये शर्त थी वहाँ मुलाजमत करने पे, अगर आपने मुलाजमत करनी है तो ये आपके नाम पे अकाउंट खोलेंगे वरना आप फारिग हैं। तो कानून की मौजूद वैसे इन लोगों के साथ हमदर्दी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों का माशी इस्तेसाल भी किया गया है। ये आम गरीब लोग थे लेकिन कानून के तौर पे मजबूरी थी इनको भी मुलज़म बनाने की, तो वो चालान के अंदर ये मुलज़मान हैं। बाकी ये कानून के तहत आज़ाद हैं, अगर इनमें से कोई भी बंदा अप्रूवर या कन्फेशन करना चाहता है तो वो जो प्रोसिक्यूशन है वो इस पर फ़ैसला कर सकती है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन अकाउंट्स के अंदर ये जो हम पैसा कह रहे हैं 16 अरब रुपया आया है, ये कहाँ से आया है? ये 16 अरब रुपया इसके अंदर जो सारा आया है, मैं आपको इसकी तफसील दी हुई है नामों के साथ, आपके साथ जो प्रेस ब्रीफ शेयर किया है, लेकिन मैं आपको कुछ मिसालें दे देता हूँ। किराने मर्चेंट, स्कूल टीचर, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स, जूतों की दुकान, इलेक्ट्रिक वेयर शॉप्स, टायरों की दुकानें, घी की दुकानें, मेटल स्क्रैप, ऑटो पार्ट्स, गारमेंट्स, कटलरी, ड्राई फ्रूट, चिकन सप्लायर, फर्नीचर शॉप, डेंटल इक्विपमेंट, सैनिटरी स्टोर, सीमेंट डीलर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ओल्ड कार डीलर्स। एक वकील साहब ने पैसे जमा कराए हुए इन अकाउंटों के अंदर और FIA ने तमाम लोगों से तफ्तीश की, तमाम लोगों से पूछा गया और उनमें से एक शख्स ने भी ये पैसा ना शरीफ ग्रुप को अदा किया ना कुछ। ये सारे इनको मनी लॉन्ड्रिंग में फ्लाइंग चेक्स कहते हैं। ये मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस को हलाल शो करने के लिए आप मार्केट से चेक्स उठा लेते हैं जो ओपन चेक्स होते हैं और इनको इन अकाउंट्स में जमा करा के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू करा के उसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो आपने कोई भी इलीगल पैसा लेना है, क्योंकि यही मोडस ऑपरेंडाई सिंध में इस्तेमाल हुआ था जहाँ पे ठेकेदारों को जो ठेकों के बदले पैसे लिए जाते थे वो इन्हीं फ्लाइंग चेक्स के थ्रू उन बेनामी अकाउंट्स में जमा कराए जाते थे जो फालूदे वाले और दीगर लोग थे। और हम शहबाज शरीफ साहब को इसमें, चूँकि इसको कहते हैं कि ये इस पूरे काम के जद अमजद हैं, सरगुना हैं, बड़े तरबियत याफ्ता हैं, क्योंकि माजी में भी 90s में 90 की दहाई में जब हुदैबिया पेपर मिल वाला बड़ा मशहूर केस में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी तो यही मोडस ऑपरेंडाई कि किसी दूसरे शख्स का जो आइडेंटिटी है वो इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए, उनमें ट्रांजैक्शन की गई और अपने बनाए हुए कानून के तहत कि बाहर से पैसा लाएं तो सवाल नहीं होगा, तो उस ज़माने में टीटियाँ लगवाई। तो एक तरफ तो इन्होंने टीटियों का कारोबार दोबारा किया जो कि नैब के रेफरेंस का हिस्सा है, और दूसरी तरफ इन्होंने बेनामी अकाउंट्स के अंदर जो लोकल यहाँ पे ग्राई की जाती थी वो थ्रू इन बेनामी अकाउंट्स के तहत की गई, और जब टाइम अपना इक़्तिदार में पूरा हुआ तो ये तमाम बेनामी अकाउंट्स बंद कर दिए गए। FIA ने अपना चालान जो है वो मुकम्मल करके जमा करा दिया है। अभी नेक्स्ट डेट मेरे ख्याल 20 से 21 तारीख है, अभी उसमें जो चार्जशीट का अमल जारी होगा वो शुरू होगा। अभी पहले जुरिस्डिक्शन भी डिसाइड होनी है क्योंकि इनकी बेलें जो हैं वो बैंकिंग कोर्ट्स में लगी हुई हैं, जबकि जो चालान दाखिल हुआ है उसमें बैंकिंग ऑफेंसेस नहीं हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, इसमें मैं समझता हूँ शरीफ ख़ानदान का एक और गिला भी धुल गया, जो अक्सर वो शिकायत करते थे कि नैब तो एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है। वैसे वो भी वो गलत कहते थे क्योंकि नैब जो है वो एग्जैक्टली जो 99 का एक्ट है वो 97 के ही इनके बनाए हुए एहतसाब ऑर्डिनेंस की नकल है। लेकिन अब तो हमने 1947 के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इनको यहाँ पे चार्ज कर दिया है, तो इनका ये गिला भी धुल गया है। तो ये तो जिन्ना साहब के ज़माने का बना हुआ कानून है, तो इनका ये गिला भी धुल गया, उसके तहत भी ये मनी लॉन्डर और मुजरिम करार पाए हैं। अब एक हमारी, और मुझसे ज़्यादा मैं समझता हूँ ये आपका पहला सवाल भी होगा और हम सब की ये ख्वाहिश भी है कि इन मुकदमात का जल्द अज जल्द कोई मंतकी नतीजा निकले। अब दो चीज़ें हैं, पहले तो किसी भी मुकदमे के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इन्वेस्टिगेशन है। जब तक अच्छी तफ्तीश नहीं होगी, डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं लगेगा, अच्छी प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। और उसकी तमाम तब ज़िम्मेदारी हुकूमती इदारों के ऊपर होती है या उन इंडिपेंडेंट इदारों के ऊपर होती है जो ये तफ्तीश करते हैं, चाहे वो नैब है, एंटी करप्शन है, FIA है या इवन पुलिस नॉर्मल क्रिमिनल केसेस के अंदर।
जब चलान दाखिल कर दिया जाता है तो हुकूमती काम सिर्फ हो जाता है प्रोसिक्यूशन की हद तक। काफ़ी हद तक ये ज़िम्मेदारी अदालत के ऊपर चली जाती है, और अदालत की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के इम्पॉर्टेंट और पब्लिक जो इम्पोर्टेंस के नौयत के केसेस हैं उन्हें डे टू डे ट्रायल किया जाए। हमने माजी में भी क्या देखा है कि बहुत सारे मुल्ज़मान जो हैं वो डिले टैक्टिक्स करके बच जाते हैं। पहला काम एज अ डिफेंस लॉयर हर किसी का ये होता है कि जी जितना इन चीज़ों को तवालत दी जा सके तो दें। उसके लिए क्या तरीका होता है, सबसे पहले चलान दाखिल हो गया तो जुरिस्डिक्शन चैलेंज कर दो, जुरिस्डिक्शन के बाद चार्जशीट चैलेंज कर दो। वो अगर ट्रायल कोर्ट आपको रिजेक्ट करती है तो आप उसके ऊपर अपील में चले जाओ, ट्रायल रुक जाएगा, हाई कोर्ट चले जाओ, उसमें कोई कानूनी नुक्ता निकाल के सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। हमारी ये बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से भी, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हैं तमाम अदालतों के। हुकूमत पाबंद है जो भी आपको असिस्टेंस चाहिए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, चाहे उसमें मज़ीद अदालतों का क़याम हो, चाहे उसमें सहूलतें हों अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। जो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि हमने गवाह पेश करने हैं, अपनी प्रोसिक्यूशन करनी है, डे टू डे हियरिंग करनी हमारी दरख्वास्त है। हमने नैब में भी ये दरख्वास्त की है, हम ये FIA में भी दरख्वास्त करते हैं कि जो स्पेशल जज के पास केस चल रहा है इन मुकदमात की डे टू डे हियरिंग करें। ये अब प्रोसिक्यूशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे इदारों ने, हमने कोई नई हायरिंग नहीं की, कोई बाहर से लोग नहीं लाए। इसी मुल्क में जो अच्छे लोग थे, काम करने वाले लोग थे, उन्हीं इदारों ने ये इन्वेस्टिगेशंस की हैं। हम आपको ये भी कहते हैं कि आप अगर करना चाहें और मुल्ज़म अगर इस पर एग्री करता है तो बेशक इसको पब्लिकली एयर भी किया जाए, इसकी लाइव TV कवरेज कराई जाए ताकि सब पता लगे कि अदालत में क्या होता है। और सेकेंडली हमारी गुजारिश है कि खुदारा इन केसेस की आप डे टू डे हियरिंग करें, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ये जानना चाहते हैं कि इन चीज़ों में असल में है क्या। अगर इसमें कोई चीज़ नहीं है तो वो बात भी ख़त्म होनी चाहिए और हम जिम्मेवार होंगे, लेकिन अगर इसमें कोई चीज़ है तो इन मुकदमात का फ़ैसला होना चाहिए। ऐसे ना हो कि ये मुकदमात साल साल चले। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और मैं ये समझता हूँ हमसे जो बारहा इंटरनेशनल सतह पर सवाल किया जाता है कि आप कितने सीरियस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के जराइम को रोकने के लिए, तो उसमें छोटी सतह के जराइम मैटर नहीं करते, बड़ी करप्शन मैटर करती है, बड़े सतह के केसेस मैटर करते हैं। तो इन केसेस का कंक्लूजन बड़ा ज़रूरी है, और उसके लिए हमारी इस्तदा है अदलिया से कि वो इसकी डे टू डे हियरिंग्स करें। मज़ीद कोर्स, अभी अकाउंटेबिलिटी कोर्स में भी इजाफ़ा किया गया है। चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म किया था, हमने 30 मज़ीद अदालतें बना दी हैं अकाउंटेबिलिटी की, जिसमें से 5 एडिशनल अदालतें लाहौर में बनी हैं, नई बिल्डिंग भी उनको दे दी गई है। हुकूमत का काम उसके बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद अदलिया का एक अपना आज़ाद इख्तियार है, अपना दायराकार है, उसके अंदर हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कि हमारे फलां पार्टी ने या फलां लोगों ने ये मनी लॉन्ड्रिंग की है। देखें, अभी जो FATF के पास तो बड़ा एक मैकेनिकल सा सिस्टम होता है उस इजलास का, और मैं चूँकि उसका हिस्सा नहीं हूँ, कभी मैं उस इजलास में शिरकत नहीं की है। वहाँ पे एक टेक्निकल टीम जाती है हमारी जिसमें FIA भी है, नैब भी है, और स्टेट बैंक है, FMU है, उसके अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री वगैरह होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। उसके अंदर एक पोर्शन ज़रूर है जिसके अंदर केसेस हैं, और उन केसेस में एक सवाल उनका बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं प्रोसिक्यूशन कितने मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस की, वो एक उसका वेटेज करने का अंदाज़ा है कि आपने पिछले साल में कितने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस फाइल किए, उसमें से कितने केसेस, वो क्वालिटी पे भी जाते हैं, वो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, लो प्रोफाइल केसेस हैं, और उनकी प्रोग्रेस क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें आने वाले इजलास के अंदर ये भी उठाना चाहिए, क्योंकि इन तमाम केसेस का एक हिस्सा बैरून मुल्क भी है। मिसाल के तौर पे इस पर्टिकुलर केस की अगर आप बात करें तो इसका एक बहुत अहम हिस्सा जो है, इसका एक अहम मुलज़म जो है वो बरतानिया में मुक़ीम है, उसकी एक्स्ट्रैडिशन रिक्वेस्ट भी फाइल हुई है, तो उसकी बरतानिया की शहरियत भी नहीं है हमारी इत्तला के मुताबिक, तो वो कैसे बरतानिया में बैठा हुआ है। ये तमाम सवाल उन इजलास के ऊपर उठाए जाने चाहिए, और हम बिल्कुल इस पर गौर भी करेंगे। सर, ये अभी बात की आपने
बातों के अलावा फैक्चुअली पोजीशन क्या है वापस लाने के लिए, क्योंकि अभी साल 2 साल पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वह आ रहा है तो जा रहा है नवाज शरीफ और सलमान, फैक्चुअली कहाँ पे खड़े हैं आप उनको वापस लाने के लिए? देखिए जी, 3 केसेस हैं इस वक्त, अगर इनकी आप ख़ानदान की बात करें, बल्कि 4 केसेस हैं। इसहाक डार को भी शामिल कर लीजिए। इसहाक डार की एक्स्ट्रेडिशन हमने फ़ाइल की थी 2018 के एंड में शायद। एक्स्ट्रेडिशन हमारी ट्रीटी बरतानिया के साथ मौजूद नहीं है। एक्स्ट्रेडिशन जब आप फ़ाइल करते हैं तो उसको आप म्यूचुअल रजामंदी के ऊपर होती है, और उसका पहला स्टेप ये है कि आप एक MOU साइन करते हैं जिस पे हुकूमत एग्री करती है, और उसके बाद फिर एक जुडिशल कार्रवाई होनी होती है। इसहाक डार साहब के ऊपर हमें जो पहली सक्सेस मिली वो 2019 में बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ, अभी तक पाकिस्तान और बरतानिया का सिर्फ एक केस के ऊपर MOU साइन हुआ है, और वो इसहाक डार का केस है। उस वक़्त जो उनके होम सेक्रेटरी थे साजिद जावेद साहब, उन्होंने वो एग्रीमेंट साइन किया था, पाकिस्तान की तरफ से मैंने साइन किया था। MOU था जिसमें बरतानवी हुकूमत ने आमादगी की कि हम इनको एक्स्ट्राडाइट करेंगे, और उसका केस उन्होंने अपनी जो लीगल ब्रांच है CPS उसको भिजवा दिया। अब CPS ने केस फाइल करना है उनकी कोर्ट के अंदर, जो उसको हम परसू कर रहे हैं क्योंकि वो टाइम कंज्यूम कर रहा है, और हम ये इशू उनके साथ बार बार रेज़ कर रहे हैं। उसमें एक, चूँकि वो बरतानिया अपने कानून के मुताबिक हमें ये नहीं बता सकता अगर किसी ने असाइलम अप्लाई किया है, लेकिन हमें अपने ज़राए से मालूम हुआ है कि इसहाक डार साहब ने असाइलम शायद अप्लाई किया हुआ है, जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। उसके बाद 2 और एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट फाइल की गई हैं सलमान शहबाज और अली इमरान के केसेस के अंदर। उन दोनों एक्स्ट्रेडिशंस के ऊपर अभी MOU वाला मरला आना है। मेरी रिसेंटली भी उनके परमानेंट होम सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, पाकिस्तान आए हुए थे, कोविड की वजह से थोड़े से डिलेज थे, और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि उसमें जितनी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी कर चुके हैं। अब अगर MOU साइन करेंगे तो वो उसके ऊपर मज़ीद जो फिर लीगल कार्रवाई होती है, क्योंकि थ्रू कोर्ट होती है एक्स्ट्रेडिशन। हम भी जब कोई बंदा भेजते हैं तो यहाँ पे हमने पहले उसको मैजिस्ट्रेट के सामने, फिर हाई कोर्ट से उसको पास करा के भेजते हैं। नवाज़ शरीफ का केस इससे मुख्तलिफ है। नवाज़ शरीफ के केस के ऊपर हमने बरतानिया से ये रिक्वेस्ट की हुई है, और ये सारा रिटर्न है, और हमने उनको बाकायदा ऑफिशियल सतह पर रिक्वेस्ट की हुई है। नवाज़ शरीफ के ऊपर हमारा कहना ये है कि नवाज़ शरीफ का केस सलमान और इसहाक डार सबसे मुख्तलिफ है, क्योंकि नवाज़ शरीफ नंबर 1 मुल्ज़म नहीं है, मुजरम है, ये कन्विक्टेड है। और कन्विक्टेड आदमी के ऊपर बरतानिया का अपना जो इमिग्रेशन का कानून है कि कोई शख्स जब वो किसी सीरियस क्राइम का कन्विक्टेड होता है तो उसको विज़िट वीज़ा नहीं मिल सकता। नवाज़ शरीफ वहाँ इलाज की गर्ज से गए थे, आज तक उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया, और उन्होंने जो विज़िट वीज़े की रिक्वायरमेंट होती है 185 दिन के क़याम की, वो गुजार चुके हैं। एक एक्सटेंशन उनको मिली थी जो कि जनरल एक्सटेंशन थी, कोविड की वजह से तमाम लोगों को मिल गई थी। दूसरी एक्सटेंशन के लिए जब नवाज़ शरीफ ने अप्लाई किया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन राइटिंग उस पर ऑब्जेक्शन फ़ाइल की बिफोर दी होम सेक्रेटरी। वो ऑब्जेक्शन जो थी वो मेरी तरफ से ही गई, और उसके ऊपर हमने उनको 2 खतूत 2 मरासले इरसाल किए, जिसमें तमाम केसेस और तमाम अदालतों के फ़ैसले साथ लगा के भेजे। उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए होम सेक्रेटरी ने नवाज़ शरीफ साहब की जो एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया कि आपको एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। नवाज़ शरीफ ने उस फैसले को इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया हुआ है। अभी उस इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल ने फ़ैसला करना है। अगर इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल ये फ़ैसला करता है कि होम सेक्रेटरी का फ़ैसला दुरुस्त था तो नवाज़ शरीफ को बरतानिया छोड़ना पड़ेगा। फैक्चुअल सिचुएशन ये है कि नवाज़ शरीफ का इस वक्त पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है। उन्होंने अपने पासपोर्ट की रिन्यूअल की जो दरख्वास्त दी थी उनको बाकायदा लिख के बता दिया गया है कि आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने आपके प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं। एज़ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आपके पास राइट नहीं है पासपोर्ट लेने का। आप पाकिस्तान में दरकार हैं। आप जब पाकिस्तान आना चाहेंगे आपको 1 टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है एक स्पेशल, वो दिया जाएगा जो सिर्फ वैलिड है पाकिस्तान आने के लिए, यानी कि आप सऊदीया या अमेरिका या किसी और मुल्क नहीं जा सकते। और हमारी इतला के मुताबिक उनके पास कोई और मुल्क की शरीयत नहीं है। तो इस वक्त नवाज़ शरीफ की जो पोजीशन है वो कदरे सख्त है। जैसे ही इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल का फ़ैसला होता है, अनलेस और अनटिल वो उसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने का सोचे, अगर फ़ैसला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हक़ में होता है तो फिर नवाज़ शरीफ को बरतानिया छोड़ना पड़ेगा, या फिर एक और अपील उनके पास बाकी रहेगी, उसके बाद फिर अपीलें भी ख़त्म हो जाएंगी।
तो हम उसको एक्टिवली परसू कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ये बड़ा स्टांस है कि हम उसको वापस लाना चाहते हैं। वैसे भी मैंने कुछ कल किसी मीडिया में भी सुना था कि सुना है कि जी खुद वापस आना चाह रहे हैं, तो अगर वो वापस आएँ तो उनका बहुत बेताबी से कोट लखपत जेल में इंतज़ार हो रहा है, तो ही इज़ मोस्ट वेलकम। सर ये बताइएगा कि जिन बैंकों ने ये अकाउंट खोले जो मेन मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा बने हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? दूसरा, अगर डे टू डे उसकी हियरिंग नहीं होती और जिस तरह माजी में भी देखा गया है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? क्योंकि साल तो आपके पास रह गया है, उसके बाद इलेक्शन आ जाएंगे, फिर हुकूमत आती नहीं आती, तो लग तो यही रहा है कि बस ये साल भी किस तरह गुजर जाएगा। देखिए, दो चीज़ें, आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है। पहली तो जो बैंकर्स का इशू है वो FIA ने इस दफ़ा जो चलान अभी दाखिल किया है उसमें उनको मुलज़िम नहीं बनाया है। अब उसके ऊपर हमारे पास दो चॉइसेस हैं। एक तो ये है कि रेगुलेटरी रजीम में उन बैंक्स को स्टेट बैंक को किया जाए और वो स्टेट बैंक रेगुलेशंस के तहत उन बैंकर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। यहाँ पे उनको ना शामिल करने की एक टैक्टिकल वजह भी है, कोई इतनी ढकी छुपी बात नहीं है। जितने मुलज़मान ज़्यादा होंगे उतना ट्रायल लंबा होता है, तो अगर उनका ऊपर मुकदमा दाखिल भी करना है तो उनके ख़िलाफ़ अलग से भी दाखिल किया जा सकता है। तो ये FIA की जो टीम है वो अपने उस लाया अमल में आज़ाद हैं। जो डे टू डे ट्रायल की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये हमारा मुतालबा सिर्फ कोई मेरा मुतालबा नहीं है या कोई PTI की गवर्नमेंट का मुतालबा नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम का मुतालबा है कि इन केसेस का फ़ैसला किया जाए। अब इस मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया क्या है इस वक्त? देखिए, जो लैक ऑफ जस्टिस है ये तकरीबन हर शोबे में आ चुका है। हम एक लम्हे के लिए इन तमाम केसेस को साइड पर रख देते हैं और ये सोचते हैं कि आम मुकदमात में क्या होता है। हमें इस पे बड़ा सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है, और एक इसमें अपोजिशन को भी ये हम कहते हैं, और इसमें दीगर अदारे भी हैं, अदलिया है। हमें सर जोड़ के बैठना है कि क्यों कर पाकिस्तान में हम ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बना सकते कि जहाँ पे मुकदमात का फ़ैसला साल के अंदर अंदर हो जाए। ट्रायल तो एटलीस्ट 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाने चाहिए। और मैं चूँकि ख़ुद इस शोबे से वाबस्ता हूँ, मुझे ख़ुद इसमें मसाइल का अदराक है बहुत हद तक। हमारे यहाँ जिस तेज़ी से आबादी बढ़ी है उस तेज़ी से हमने ना अदालतें बढ़ाई हैं ना जजेस की तादाद बढ़ाई है। मुझे जजेस की मजबूरी का भी पता है। आप ये ऐवान अदल में चले जाएँ, मैं ख़ुद यहाँ प्रैक्टिस करता रहा हूँ, एक एक जज के सामने 400 केसेस की कॉज लिस्ट होती है। उस बेचारे ने क्या सारा दिन इंसाफ करना है? तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, लेकिन ये हुकूमत इस चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए तैयार है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होनी है इन्वेस्टमेंट की। माशी तंगी के बावजूद हुकूमत तैयार है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता उस माशरे में फिर बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे जो शिद्दत पसंदी के मसाइल हैं उसकी बहुत बड़ी वजह इंसाफ की फराहमी ना होना है। तो इसलिए ये एक अहम मुद्दा है, और इसके ऊपर एक स्पेसिफ़िक केस में तो बिल्कुल हम हर कोशिश करेंगे कि ये डे टू डे या हफ्ते में 3-4 दिन ट्रायल हो, लेकिन आम केसेस के अंदर भी मैं समझता हूँ। और अभी बहुत बड़ा एक पैकेज ला रहे हैं, हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है उसकी इस वक्त कंसल्टेशन बार काउंसिल से, क्योंकि हुकूमत ने अपनी सतह पे तो पूरा एक क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म पैकेज तैयार किया है जिसमें ट्रायल बड़ी तेज़ी से हो सकेंगे। उसमें अब ये हम बार काउंसिल से और जुडिशरी से कर रहे हैं, और एंड ऑफ दिसंबर उसकी डेडलाइन है। वो कंसल्टेशन पूरी हो जाएगी तो या एंड दिसंबर या जनवरी में वो उसको पेश कर दिया जाएगा पार्लियामान के सामने, ताकि जो सिस्टमेटिकली हम तब्दीली कर सकते हैं निज़ाम की बेहतरी के लिए वो की जा सके। तो आखिर नाज़िर भाई साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन से पहले इमरान खान उनको सबसे बड़ा चोट कहते थे, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, वो अभी सब जो है जेलों से बाहर है। जरदारी साहब भी बाहर है, नवाज शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर है। तो अगले इलेक्शन में आप भी समझते हैं कि जो आपका करप्शन खत्म करने का बयानिया है ये कमज़ोर हो गया? कैसे इसको 1 साल जो रह गया आपके पास इसमें ठीक करेंगे, और अगले इलेक्शन में फिर जो है करप्शन का बयानिया बेचेंगे या कोई और बयानिया सामने रहेगा? देखिए, करप्शन को ख़त्म करने का बयानिया जो है ये क्या आप समझते हैं करप्शन ख़त्म हो गई है? अगर करप्शन ख़त्म नहीं हुई तो इसके ख़िलाफ़ आपको जंग करनी है। देखिए, ये हमारे माशरे की अखलाकी इक़दार, और वज़ीर-ए-आज़म साहब इसके बारे में बार बार ज़िक्र करते हैं। हमारे माशरे में आप अपने लाहौर शहर को ले लें, हमारी अखलाकी कदरें कितनी गिर चुकी हैं कि हम अब इस जगह पे आ गए हैं, कहते हैं जी क्या हुआ, खाता है तो लगाता भी है। 100 में से जी 40 की चोरी करता था, 60 लगा तो देता था। ये ज़्यादा बेहतर था, वो जो सिंध वाला है वो 60 चोरी करता था और 40 लगाता था।
जब हम इस किस्म के बयानिए में ख़ुद शामिल हो जाते हैं माशरे के तौर पे, तो फिर अखलाकी कदरें कमज़ोर हो जाती हैं। हमें बरकैफ़ इसके ऊपर ख़ुद से भी एक जंग करनी है। हमें देखिए इस चीज़ को बुरा मानना है, हम इसकी एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते। ये कोई इलेक्शन का बयानिया नहीं है, ये हमारे माशरे को बचाने की बात है। और अगर आप ये समझते हैं कि इस मुल्क में जो ये करप्शन का नासूर फैला हुआ है 70 साल से, और स्पेशली जिसमें पिछले 30-40 जब से ये गैर जमाती इंतखाबात हुए थे 80 की दहाई में, उसके बाद से तो सियासत के अंदर करप्शन आ गई है, सियासत के अंदर पैसा आ गया। तो ये अगर आप 3 सालों में समझते हैं कि इसको कोई ख़त्म कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये तो वो काम है जिसमें सबको साथ देना पड़ेगा, आपके मीडिया हाउसेस को बहुत साथ देना पड़ेगा। हर शोबे में करप्शन आ चुकी है, सिर्फ कुछ सियासतदानों के अंदर करप्शन नहीं रह गई, हर शोबे में, जस्टिस में, पुलिस में, सहाफ़त में भी खुल के बात करते हैं, वहाँ पे भी बहुत आ चुकी। हर माशरे का बुरा हाल हो चुका है इसमें मिल के जाते जो जाता है। साहब ये बताइएगा कि 2008 से 2018 तक आपने बताया कि अकाउंट्स चल रहे थे, ट्रांजैक्शन हो रही थी, उसमें जाहिर है बैंक मैनेजर्स भी वहाँ पर मौजूद होंगे जिस बैंक में ट्रांजैक्शन हो रही थी, और बैंक्स के हेड भी होंगे। ट्रांजैक्शन हो रही थी जो FIA में इन्वॉल्व थी, जो लोग इन सीट पर बैठे हुए थे, उन पर इदारों का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेक होता है, तो चीज़ें मॉनिटर हो रही होती हैं। तो क्या उस वक्त सब सो रहे थे? और दूसरी बात है कि किसी को उस वक्त पता नहीं लगा, और क्या जो उस डायरेक्टली अगर नहीं तो इनडायरेक्टली जो इसको फैसिलिटेटर रहे तमाम तर मामले के, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, ये मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि ये तो रेगुलेटरी फेलियर है ना। अगर निज़ाम तो पहले से बना हुआ मौजूद था, अगर निज़ाम सही तरह से काम होता तो ये फेक अकाउंट्स कैसे खुल सकते थे? एक ब्रांच मैनेजर को पता है कि मेरे अकाउंट मेरे देखें ना, ये कोई 1-1.5 अरब रुपया कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मेरी ब्रांच के अंदर एक अकाउंट के अंदर